सो हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, किसे होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कैसे होता है और क्या वो ठीक होता है भी कि नहीं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम आखिर होता क्या है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम रिलेटेड होता है हमारी किडनी से। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा हमारी किडनी को। अगर हम किडनी के माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चले तो उसका एक यूनिट होता है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और जो ये ग्लोमेरुलस होते हैं ये एक छन्नी के प्रकार के होते हैं। इनका काम एक छन्नी या फिर फिल्टर की तरह गंदे खून को साफ करने का होता है। और जो भी वेस्ट होता है उसको छान करके जो साफ खून होता है वो हमारी बॉडी में वापस भेज देता है। साथ ही जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर का गंदगी होती है उसको यूरिन के थ्रू बाहर की ओर निकाल देता है। तो सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो अगर इस छन्नी के छेद का साइज़ अगर बड़ा हो गया तो जो हमारा खून रहेगा उसमें अच्छी चीज़ें हैं वो भी गंदगी के साथ में बॉडी से हमारी बाहर निकल जाएगी। अब उन सारी अच्छी चीज़ों में एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं एल्ब्यूमिन। अब एल्ब्यूमिन क्या होता है? ये एक प्रोटीन होता है जो यूरिन में लीक हो जाता है, जिससे हमें यूरिन में टेस्ट के दौरान क्या होता है, यूरिन में प्रोटीन दिखना यानी एल्ब्यूमिन की मात्रा प्रेजेंस दिखने लगती है। अब जो ये प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन, इसका काम क्या होता है? खून में पानी को इकट्ठा रखना। अब यूरिन में प्रोटीन लीक होने से खून में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, जिस कारण से जो पानी होता है वो नसों के से बाहर की ओर निकलने लग जाता है और वहाँ से जो हमारी स्किन होती है और बाकी दूसरे टिश्यू होते हैं उनके अंदर जाकर के इकट्ठा होने लगता है, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी में सूजन दिखने लग जाती है। जब खून में प्रोटीन कम हो रहेगा, प्रोटीन की मात्रा कम होगी तो जो कोलेस्ट्रॉल रहेगा उसकी मात्रा हमें बढ़ी हुई दिखाई देने लगेगी। तो ऊपर ओवरऑल अगर हम देखें तो ये होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ये होता कैसे एक्चुअली। तो 90 to 95% में कभी इसका कोई एक्चुअल कारण नहीं मिलता है। बाकी के बच्चे 5 to 10% में कारण जरूर मिलता है, जैसे कि जेनेटिक या फिर कोई इन्फेक्शन लग जाता है, जैसे मलेरिया हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया और मे बी हेपेटाइटिस सी हो गया, या फिर कोई भी ऑटो इम्यून बीमारी अगर बॉडी में लगती है तो उससे ये चीज़ दिखाई देती है। चलिए अब बात करते हैं कि ये होता कब है। तो यूजुअली हम 2 से 6 साल के बच्चों में हमें ये दिखाई देता है, लेकिन जन्म से लगाकर 18 साल के बच्चों में ये चीज़ कभी भी हो सकती है। साथ ही पॉसिबिलिटी है कि 18 साल के बाद भी ये चीज़ हो सकती है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के? तो इसमें बच्चे को सबसे पहले आँखों में, पैरों में और उसके शरीर में सूजन दिखाई देने लग सकती है। वहीं जो यूरिन आउटपुट है, जो पेशाब का आउटपुट है वो भी कम हो सकता है। जो यूरिन है उसमें झाग देखने को मिल सकते हैं। साथ ही पेशाब में खून भी दिखाई देने दिया जा सकता है। लूज मोशन हो सकते हैं यानी कि दस्त भी हो सकते हैं। बीपी भी बढ़ा हुआ हो सकता है। डिस्कस करते हैं व्हाट टू डू इन दैट कंडीशन। गो टू योर नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट। आप आपके जो पीडियाट्रिशियन है आसपास में या फिर कोई पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट है उनके पास जाएं। वहाँ पे बच्चे की हिस्ट्री ली जाएगी, उसकी पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री ली जाएगी। देन वहाँ पे उसका एग्जामिनेशन होगा। साथ ही कुछ टेस्ट भी किए जाएंगे। टेस्ट में हम देख लेते हैं ब्लड टेस्ट जैसे CBC, इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिया, क्रियाटिन, एल्ब्यूमिन एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच भी हो सकती है। और मे भी अगर ज़रूरत लगी तो HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C भी हो सकता है। उसके साथ साथ C3 और C4 लेवल्स भी शायद किए जा सकते हैं। वहीं यूरिन टेस्ट में यूरिन रूटीन, यूरिन प्रोटीन, क्रियाटिन रेशियो किया जाएगा। एक एक्सरे टेस्ट भी किया जा सकता है TB को रूल आउट करने के लिए। और एक UCG एब्डोमिनल सोनोग्राफी भी हो सकती है जिसे पेट की सोनोग्राफी कहते हैं। और अगर केस एटिपिकल हो तो शायद एक रीनल बायोप्सी भी की जा सकती है। और मे बी एक जेनेटिक टेस्ट का भी रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो अब ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो जब पहली बार नेफ्रोटिक सिंड्रोम का डायग्नोसिस होता है, ऐसी कंडीशन में आपके बच्चों को स्टेरॉइड्स चालू किए जाएंगे। और जो स्टेरॉइड्स होते हैं इनका कोर्स करीबन 12 हफ्तों का रहता है। और यूजुअली ज़्यादातर बच्चे इस फर्स्ट कोर्स में ही अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, बट कुछ स्पेशल केसेस में ऐसा नहीं हो पाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें हम फुल डोज स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं। ऐसे टाइम पे यूरिन में प्रोटीन कम होता है, लेकिन जब हम वो स्टेरॉइड्स घटाने लगते हैं ऐसे टाइम पे यूरिन में प्रोटीन फिर से उनकी आने लग जाता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ऐसे केसेस को कहा जाता है स्टेरॉइड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और ऐसे कई बार ऐसे कितने ही बच्चे होते हैं जिन्हें कितना ही स्टेरॉइड दिया जाए, लेकिन उनके यूरिन में प्रोटीन की मात्रा कभी भी कम नहीं होती है। और ऐसे बच्चों को कहा जाता है स्टेरॉइड रेसिस्टेंस नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग होता है, जिसमें स्पेशल मेडिसिन होती है जो कि बिना डॉक्टर के एडवाइस को कभी प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है और ना ली जाती है। उनका बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लेना बिल्कुल ही मना रहता है। और ये मेडिकेशंस बहुत ही लंबे समय तक उनके लिए चलाया जाता है। वहीं अगर हम डाइट प्लान की बात करें तो अगर शरीर में स्वेलिंग दिखाई दे रही है
वहीं यूरिन में अगर प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लीक हो रहा हो तो ऐसे टाइम पे पानी कम पीना है। वहीं खाने में नमक कम, तली हुई चीज़ें और साथ ही मक्खन घी जैसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और वहीं जब सूजन चली जाए और यूरिन में प्रोटीन नेगेटिव होता है, उसके बाद में आप पानी जितना चाहे उतना पी सकते हैं। वहीं खाने में नमक भी नॉर्मल क्वांटिटी में ले सकते हैं। वहीं मक्खन घी भी लिमिटेड क्वांटिटी में इंटेक कर सकते हैं। सो ये वीडियो था नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लें।